जो जो टॉपिक यहाँ डिस्कस होने वाले हैं क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जैसे क्वेश्चन ये वाला 12th बोर्ड में PCl5 संभाल है लेकिन NCl5 नहीं। इसके बाद यहाँ पर इसमें अपन बात करते हैं N2 गैस है और इसी वर्ग के अन्य सभी सदस्य क्या है, ठोस। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा 15वां वर्ग। 15वें वर्ग की बात कर रहे हैं पहले। 15वें वर्ग का मतलब क्या होगा, कोई से भी 15वें वर्ग के तत्व आएंगे जैसे N, P, AS, Sp और ये क्या हो गया Bi। इन पांचों की बात करोगे तो इनका विन्यास क्या होगा, इनका विन्यास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब NS2 Np3। इसका मतलब इन सभी तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इसी तरह से जाएंगे NS2 Np3। Np3 की बात करोगे तो कैसे बनाओगे, ये बन गया यहाँ पर P में कितने कक्षक आ गए, 3, और 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया यहाँ पर 3। इस विन्यास को हम क्या बोलते हैं, अर्धपूरित विन्यास। अब क्या करना है, इसकी तुलना करनी है किससे, 16वें वर्ग से करनी है। ये 15वां वर्ग था, इसके बाद तुलना किससे करनी है, 16वें वर्ग से। 16वें वर्ग से जब तुलना करोगे तो क्या आएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपू यही है। इनका विन्यास की बात करोगे 16वें वर्ग की क्या आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले किस में जाएंगे, S में। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। और उसके बाद कितने रह गए, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से हमने कितने कर दिए, 2, तो बचे कितने, 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, P में जाएंगे। ऐसे ही होगा। 15वें वर्ग की बात करोगे तो NS2 Np3। 16वें वर्ग की बात करोगे तो NS2 Np4। P4 को भी बना लेते हैं। P4 यहाँ बनाते हैं, देखो ये बन गया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और एक यहाँ पर। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, P3 में से। इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, P4 में से। एक बात और समझो, जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, सोडियम की, परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ से जाएगा, हमने इसको ऊर्जा दे दी। ऊर्जा देने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा बाह्यतम कोश में से। बाह्यतम कोश में से जाएगा तो यहाँ से किस में से जाएगा, Np में से जाएगा, और यहाँ किस में से जाएगा, Np में से जाएगा। दोनों में ही Np में जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या देनी होगी, ऊर्जा। लेकिन ये वाला विन्यास कैसा है, अर्धपूरित। 3 कक्षक हैं, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन, समानता का अधिकार। तो ये कैसा हो गया, स्थायी। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या नहीं है, समान नहीं है। तो अर्धपूरित क्या होता है, स्थायी। स्थायी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन हमें किस में से निकालना है, नाइट्रोजन में से। इलेक्ट्रॉन हमें किस में से निकालना है, ऑक्सीजन में से। अब क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही हमने क्या दे दी, ऊर्जा। नाइट्रोजन को भी ऊर्जा दी और किसको दी, ऑक्सीजन को दी। लेकिन किसको हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन को, क्योंकि यहाँ पर विन्यास कैसा है, ये अर्धपूरित। अर्धपूरित विन्यास स्थायी वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी इनकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। किसकी, नाइट्रोजन की। किससे हो जाएगी, ऑक्सीजन से। ऐसे ही फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की आयनन ऊर्जा किससे ज़्यादा हो जाएगी, सल्फर से, क्योंकि ये भी कौन से वर्ग का है, 15वें वर्ग का। ऐसे ही AS की आयनन ऊर्जा किससे ज़्यादा हो जाएगी, Fe से। तो हमें क्या देखना है, जो 15वें वर्ग के तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा 16वें वर्ग के तत्वों से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि 15वें वर्ग का विन्यास हमेशा कैसा रहना है, अर्धपूरित। 15वें वर्ग में हमेशा विन्यास Np3 रहेगा, और Np3 का मतलब क्या हो गया, अर्धपूरित। तो ये क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, 15वें वर्ग के तत्व, अब वो कोई भी हो, नाइट्रोजन है तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। या फिर वो कैसे पूछ सकता है, फॉस्फोरस की आयनन ऊर्जा किससे ज़्यादा होगी, सल्फर से। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15वें वर्ग में। सेकंड क्वेश्चन है अपना क्वथनांक का बढ़ना। ये हुआ है अपना कौन सा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है क्वथनांक का बढ़ना। वर्ग में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। इस एरो का मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अब पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। देखो इसमें हमें क्या बात करनी है
कि 15वें वर्ग को डिस्कस कर रहे हैं अपन। वर्ग में कहाँ जा रहे हैं? ऊपर से नीचे। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक बात याद रखो कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें अपन क्या बात करेंगे? देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक इसका क्या होगा? ज़्यादा। परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, आकार भी ज़्यादा है, और इसी का ही परमाणु द्रव्यमान, इन सब में सबसे क्या होगा? ज़्यादा। एक लाइन याद रखनी है तुम्हें। क्या याद रखनी है? वर्ग में कहाँ जाते हैं? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार भी बढ़ता है, और क्या बढ़ता है? परमाणु द्रव्यमान। अब इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा। अब अगली बात सुनो, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसमें वैन डेर वाल्स आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा। तो ये जो वैन डेर वाल्स आकर्षण बल होता है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें वैन डेर वाल्स आकर्षण बल भी क्या होगा? ज़्यादा। वैन डेर वाल्स आकर्षण बल क्या है? अभी के लिए तुम इतना समझो, वैन डेर वाल्स आकर्षण बल होता है कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, BI है। तो यहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इनके कण जो होंगे BI, इनके मध्य आकर्षण बल क्या हो गया? ज़्यादा। आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो क्वथनांक, आकर्षण बल ज़्यादा है, आकर्षण बल ज़्यादा है तो बताओ एक BI दूसरे BI से आसानी से अलग हो जाएगा क्या? एक BI दूसरे BI से आसानी से अलग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं अलग होगा? क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा तो वैन डेर वाल्स आकर्षण बल भी क्या है? ज़्यादा। आकर्षण बल ज़्यादा है तो ये वाला बंध जो होगा आसानी से वियोजित नहीं होगा, नहीं टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्वेश्चन सुनो, उसका आंसर देखते हैं। वर्ग में कहाँ जा रहे हैं? ऊपर से नीचे। क्वथनांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्वथनांक समझते ही हो, वह ताप जिस पर कि कोई द्रव किस में बदलेगा? गैस में। क्वथनांक का मतलब होता है कि हमने उसको गर्म किया। गर्म करने का मतलब टेम्परेचर, यानी क्या दे रहे हैं? ताप दे रहे हैं। और ताप देने पर उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? परिवर्तित। हमें ये देखना है कि इसको भी हमने गर्म किया, इसे भी गर्म किया, किसको हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा अवस्था परिवर्तित करने के लिए। तो क्या देखा हमने? वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें वैन डेर वाल्स आकर्षण बल भी क्या होगा? ज़्यादा। इसमें वैन डेर वाल्स आकर्षण बल ज़्यादा है, कणों के मध्य आकर्षण बल क्या है? ज़्यादा। इसका मतलब ये बंध आसानी से वियोजित नहीं होगा। और अगर हमें इसको तोड़ना है तो क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा ताप, तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ये कंसेप्ट सभी में ही चल रहा है। ऐसे ही 16वें वर्ग की बात करोगे तो पढ़ेंगे वहाँ पर भी ओल्ड स्टाइल से टीपू, यही होगा। तो इसमें भी क्या होगा? वर्ग में कहाँ जाएंगे? ऊपर से नीचे। जैसे ही ऊपर से नीचे जाओगे तो PU आएगा, आकार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, वैन डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा, तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। यही कंसेप्ट सब में चल रहा है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस और इसी वर्ग के अन्य सदस्य कैसे हैं? ठोस। तो ऐसा क्यों होता है? इसी वर्ग के अन्य सदस्य मतलब बनाते हैं पूरा वर्ग। अच्छा, तुम खुद सोचो कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो 15वां वर्ग है, ये हमने यहाँ लिखा है, ये 15वां वर्ग है। इस 15वें वर्ग में जो सबसे ऊपर वाला तत्व है नाइट्रोजन, वो तो कौन सी अवस्था में मिल रहा है हमें? गैस। लेकिन इसी वर्ग के जो अन्य सदस्य हैं वो सब कौन सी अवस्था में मिल रहे हैं? ठोस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो रीज़न होगा। देखो डिस्कस करते हैं। जो 15वां वर्ग है, इस 15वें वर्ग में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है नाइट्रोजन, और सबसे नीचे कौन है? BI। देखो BI के सबसे नीचे होने से क्या हो जाएगा? अभी अभी मैंने एक बात कही थी, और वो बात ध्यान करो क्या थी? वर्ग में कहाँ जा रहे हैं? ऊपर से नीचे। जैसे ही वर्ग में कहाँ जाते हैं? ऊपर से नीचे। तो अब क्या होगा? देखो हमने क्या करा था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। किसका आकार बढ़ गया? BI का। परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ता है तो BI का द्रव्यमान भी क्या है? ज़्यादा। और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, उसको तुम याद रख लो, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें वैन डेर वाल्स आकर्षण बल भी क्या होगा? ज़्यादा। तो नाइट्रोजन और हमें किसकी तुलना करनी है? BI की। जब नाइट्रोजन और BI की तुलना करोगे तो नाइट्रोजन सबसे कहाँ पर है? ऊपर। और BI सबसे कहाँ पर है? नीचे। नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, इसका आकार कैसा है? छोटा, आकार छोटा है। और दूसरी बात, इसका द्रव्यमान भी क्या है? कम। BI का आकार कैसा है? बड़ा है, आकार बड़ा है, और इसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या है? ज़्यादा। लिख लेते हैं अपन यहाँ पर BI में क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान कैसा होगा? ज़्यादा। इसकी बात करो, इसमें परमाणु द्रव्यमान कैसा होगा? कम। और जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा, हमें पता है क्या होता है वहाँ पर?
जिसमें वंडरवाल आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण कण कहाँ आ गए, पास पास आ जाएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर एक कण ये बी आई का है और एक क्या है यहाँ पर ये भी है, कौन सा बल, द्रव्यमान ज़्यादा आकर्षण बल ज़्यादा, तो कण कहाँ आएंगे, पास पास। और जहाँ कण पास पास आ जाए वो कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था। तो इसके इन सभी की अवस्था कौन सी हो जाएगी, ठोस। नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन में कण कहाँ पर है, द्रव्यमान कम, वंडरवाल आकर्षण बल कम, तो कण कहाँ पर है, दूर दूर है। और कण दूर दूर है किसके, नाइट्रोजन के, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, गैस। सिंपल सा आंसर है। ऊपर से कहाँ जाओगे, नीचे। जैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो कण कहाँ आ गए, पास पास, और कण पास पास आ गए तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, ठोस। अपना ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 व इसी वर्ग के अन्य तत्वों की कितनी होती है, 4 से ज़्यादा, क्यों। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 क्यों होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन का क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अन्य की मतलब होता है कि इसी वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता 4 से अधिक क्यों होती है। तो पहले क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन तो हमारे पास है ही है, नाइट्रोजन है 15वें वर्ग में। नाइट्रोजन के अलावा दूसरा कोई तत्व कौन सा होगा, 15वें वर्ग में नाइट्रोजन के अलावा जो दूसरा तत्व है वो कौन सा होना है, फॉस्फोरस। तो किसकी बात करते हैं, एक नाइट्रोजन की और दूसरी किसकी करते हैं, फॉस्फोरस की। ठीक है, आगे देखो, इतना हमने कर दिया। 15वां वर्ग नाइट्रोजन हो गया, इसी वर्ग के फॉस्फोरस की बात कर ली। ये दूसरा कोश है, दूसरा आवर्त है, NH2 NP3 में 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा है। अब देखो इसके पास क्या क्या है, इसको देखो 2s है, 2p है ना। और इसके पास 2d है क्या, पहले तो ये बताओ 2d होता है क्या, हमने पढ़ रखा है ये फर्स्ट वाली वीडियो में, मैंने तुम्हें बताया था। n=1 का मतलब क्या होता है, 1s। n=2 का मतलब क्या होता है, 2s और 2p। और 2s और 2p है। और n=3 में क्या आता है, मैं एक साथ ले देती हूँ, 3s होता है, 3 होता है, और क्या होता है, 3d होता है। तीसरे कोश में कितने उपकोश होते हैं, 3। तो इसके पास 2s है, 2p है, लेकिन क्या नहीं है, 2d नहीं है। एक बात तो हमें ये पता लगी। दूसरी, फॉस्फोरस की बात करो, इसके पास 3s है, 3p है, और क्या चाहिए हमें, 3d है ना। 3s भी है, 3p भी है, और क्या होता है, 3d, क्योंकि है यहाँ पर ही 3d। इसको ऐसे समझो कि इसके बाह्यतम कोश में 2, 8 और ये क्या है, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ये 2 और ये 3, कि घर तो बन गया, मकान तो बन गया, लेकिन कौन नहीं है, रहने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है 3d है तो सही, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन, 0, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में, वो हो गया। ऐसे याद रखो, अगर 3s है तो ये फिक्स है कि 3p भी होगा और 3d भी होगा। अगर किसी के पास 2s है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं नियोन, चलो ऐसे लिखते हैं, नियोन कितना हो गया, ये 10, 2, 8 और ये क्या है, 1। 2 और 8 कितना हो गया, 10। पहला कोश, दूसरा कोश, और ये कौन सा है, तीसरा। तीसरे के लिए अपन क्या लिखेंगे, 3s, सबसे तीसरा कोश है ना ये, तो 3s और कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो ये बताओ क्या इसके पास 3p है क्या, ये देखो इतना तुम कर लोगे। सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखने के लिए आता ही है, लेकिन ये बताओ क्या इसके पास 3p है क्या। अभी दिखने में तो यहाँ पर 3p नहीं लगेगा, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि अगर किसी के पास 3s है तो 3p भी होगा और 3d भी होगा। तो यहाँ पर 3p और 3d दोनों ही हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही सेम फॉस्फोरस के पास 3s भी है, 3p भी है, लेकिन क्या नहीं क्या है उसके पास, 3d। किसके पास, फॉस्फोरस के पास। तो इतना समझने के बाद आगे करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का मैंने क्या हटा दिया, नाइट्रोजन के हटा दिए 2d, क्योंकि 2d है ही नहीं इसके पास, ये गया, इसके पास तो है। अब इसके खर्चे लिखो, ये s कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और p में कितने हैं, 3, 1, 2 और ये क्या हो गया यहाँ पर, 3। ऐसे ही होगा। ऐसे ही किसका बनाते हैं, 3s वाले का बनाओ, 3s वाले में ये बना दिए, ठीक है। फिर बनाया 3p, तो 3p में कितने आएंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और ये क्या हो गया, 3। डी बनाते हैं, डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये भी बना दिया हमने। ऐसे हो गया, ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p3, और ये क्या हो गया 3d, और ये क्या हो गया 0। अब बात करते हैं, सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रॉन बंध कौन बनाता है, बंध बनाएंगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, बंध। तो एक एक इलेक्ट्रॉन काम में आने वाला है, इसका एक, इसका एक, तो एक ये बंध बनाएगा,
ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। 3 ये हो गए, 3 कक्षक काम में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं, हमने इसको ऊर्जा दी, किसको, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को ऊर्जा दी, तो ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो क्या ये आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, 2s है, 2p है, लेकिन क्या नहीं है, 2d। तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन के अधिकतम कितने कक्षक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं? कितने कक्षक अधिकतम? 3 तो ये है ना। और एक ये वाला जो है ऐसे होता है, देखो अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3, 5 भाइतम कोश में ऐसे। तो 1 2 और ये क्या हो गया, 3 तो बंध बन गए इसके। यही तो मैं बोल रही हूँ कि 3 बंध बन जाएंगे। और एक ये जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर किसको दे सकता है, वो H+ दे सकता है। तो नाइट्रोजन अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 4। अधिकतम कितने बंध बनाएंगे, 4। क्यों बना सकता है 4? क्योंकि इसके पास कक्षक ही कितने, कुल 4 कक्षक हैं। एक तो 2s वाला कक्षक है और 3 किसके, p के। तो अधिकतम 4 कक्षक, यानी कि इसकी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो गई, 4। 4 से ज़्यादा इसके पास कक्षक ही नहीं है जो क्या बना सके, बंध बना सके। अब देखो इसकी बात करूँ, इसमें भी तो 4 ही कक्षक है, p के 3, s का 1। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको थोड़ी सी ऊर्जा दे दी। जैसे ही इसको ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है। इसके घर में जगह है, कहाँ पर जगह है, S से कहाँ जा सकता है, वो D में। जब वो S से D में चला गया, इसको मैं यहीं कर देती हूँ, ये पहले S में था, अभी कहाँ चला गया, D में। अब बताओ कितने बंध बना सकता है ये? अकेला इलेक्ट्रॉन है, बंध बनाएगा 1 2 3 4 और ये कितने हो गए, 5। इसीलिए तो क्या होता है, क्या बन जाता है, PCl5। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसके पास क्या उपस्थित है, D कक्षक। ऐसा नाइट्रोजन में क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, D कक्षक नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन सुनते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है, 4। इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन अधिकतम बंध कितने बना सकता है, 4। ऐसे भी बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के अधिकतम कितने कक्षक बंध बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अधिकतम कक्षक कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो आने वाला है कौन सा, 2s वाला कक्षक, और 3 किसके आएंगे, p के। ऐसा क्यों हुआ, और क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, D कक्षक नहीं है। अब इसी वर्ग के अन्य तत्व या फॉस्फोरस की बात कर लूँ। फॉस्फोरस बना सकता है, 5 बंध बना सकता है, 5 से ज़्यादा भी बना सकता है। तो 5 की बात करते हैं पहले। 5 क्यों बना सकता है? क्योंकि उसके पास क्या उपस्थित है, D कक्षक। रिक्त D कक्षक के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन S से कहाँ जाएगा, D में, और ये कितने बंध बना सकता है, 5। इसीलिए क्या संभव है, PCl5, ठीक है, जबकि NCl5 नहीं बनता। अब मुझे एक बात तो बतानी है, क्या बतानी है, देखो इसके पास ये 5 बंध बन गए। क्या फॉस्फोरस हमेशा के लिए फिक्स है कि 5 बंध बनाएगा? 5 से ज़्यादा नहीं बना सकता क्या? बताओ, क्या नाइट्रोजन 5 से ज़्यादा बंध बना सकता है? जैसे लिखे PCl5 तो मैं लिख ही दिया। देखो ऐसे करते हैं इसको हम, अमोनिया, नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा, ये क्या बचा है इसके पास, लोन पेयर। 4 भी बना सकता है, कब बनाएगा 4? जब ये अपने लोन पेयर किसी को क्या कर दे, दे दे। किसको दे दिए इसने, H+ को दे दिए। तो अब क्या बन जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन थे, अब ये भी जुड़ गया इसके साथ, कितने हो गए, 4। और लोन पेयर दे दिए ना इसने, कौन सा आवेश आएगा, प्लस। कितने बन गए, 4। तो नाइट्रोजन के लिए हमें बात पता चल गई, कितने बंध बना सकता है, 4, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करो, एक तो फॉस्फोरस PCl3, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। ऊर्जा देने के बाद ये यहाँ चला गया, क्या बन जाएगा, PCl5, 5 भी बना सकता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या फॉस्फोरस 5 से ज़्यादा बंध भी बना सकता है क्या? चलो ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन तुम मुझे बताना इसका आंसर, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार सोच के देखना, क्वेश्चन क्या है, क्या फॉस्फोरस 5 से ज़्यादा बंध बना सकता है? फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15, ये 2, ये 8 और ये क्या है, 5। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अधिकतम कितने बंध बना सकता है? हमने कितने देख लिए, 5 बंध देख लिए। क्वेश्चन ये है, क्या फॉस्फोरस 6 बंध बना सकता है? कैसे, फॉस्फोरस Pf6 और ये क्या हो गया यहाँ पर माइनस। क्वेश्चन ये है, क्या फॉस्फोरस 6 बंध बना सकता है क्या? ठीक है, क्वेश्चन है, इसे अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। 4th क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 5th की बात करते हैं। देखो PCl5 संभव है, अभी लिखा था हमने PCl5 संभव है, बताओ क्यों संभव है? वही बिल्कुल सेम आंसर है,
क्योंकि फॉस्फोरस में कौन सी कक्षक उपस्थित है? अभी अभी देखा था हमने कैसे कि फॉस्फोरस में है डी कक्षक, ये लिखा था 3s2 3p3 और 3d0। इसको हम बनाए तो कैसे, s कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में कितने आ गए 3 आ गए थे अभी देखा था, और ये कैसा है d पूरा कैसा है खाली। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा d में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया इसमें। अब कितने बंद बना सकता है 5। तो PCl5 क्या है, संभव है। NCl5 संभव क्यों नहीं है, ये भी उसी से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बात वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। NCl5 नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता NCl5? अभी अभी देखा था हमने, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, रिक्त डी कक्षक। कैसे बनाया था हमने नाइट्रोजन के लिए, जल्दी से देखते हैं, क्योंकि अभी भी हमने देखा था नाइट्रोजन ये 7 था, 7 होता है, इसको हमने लिखा था 2s2 2p3, 2s2 2p3 के बाद कैसे बनाया था, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के कितने इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। अब बताओ क्या s के इलेक्ट्रॉन आगे कहीं जाएंगे क्या, नहीं जा सकते ना, तो इसके पास क्या नहीं है, डी कक्षक नहीं है, डी कक्षक नहीं है तो ये 4 से ज़्यादा बंध नहीं बनाएगा। जब ये 4 से ज़्यादा बंध बनाएगा ही नहीं तो NCl5 भी नहीं बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो हम एक बात जानते हैं क्या, कि अगर हम तत्वों को लिख लेते हैं, एक बार 15वें वर्ग की बात कर लेते हैं। देखो इसमें अगर मैं बात करूं कि 15वें वर्ग में संयोजी कोश में अगर मैं बात करूं इन सब की, तो इन सब में से सब कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 15वां वर्ग है ना, 15वें वर्ग का मतलब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने 5, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मतलब ऐसे है जैसे ये नाभिक फर्स्ट कोश सेकंड कोश थर्ड, तो इसके थर्ड कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। सबके भाइतम कोश में कितने, इसके भाइतम कोश में 5 है, 15वां वर्ग है, भाइतम कोश में कितने 5, इसके भाइतम कोश में 5, इसके भी भाइतम कोश में 5, सबके ही भाइतम कोश में 5, तो ये सभी कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो तुम बताओ इनमें कौन है जो सबसे जल्दी 5 इलेक्ट्रॉन देगा, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, छोटे आकार वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे देखो जैसे यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये बताओ ये छोटे आकार वाला हो गया और इसका आकार क्या है, बड़ा है, और भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो। अब बताओ कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, छोटे आकार वाला या बड़े आकार वाला, तो हमें पता है भाई, क्या पता है कि इसका आकार छोटा है, आकार छोटा है तो ये नाभिक, नाभिक में कौन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, प्लस, प्लस और माइनस क्या होते हैं, आकर्षित, जितना ज़्यादा ये पास में होंगे आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा, प्लस वाला किसको आकर्षित करेगा, माइनस वाले को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आकर्षण है, छोटा सा आकार है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, पास में आ गए, जब ये इलेक्ट्रॉन पास में आ गए तो जाएंगे ही नहीं, छोटे आकार वाले परमाणु में से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो किस में से, ये दूर चले गए ना, दूर चले गए तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। अब क्या हुआ, इन पांचों की बात करो, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किसको देने चाहिए, छोटे आकार वाले को या बड़े आकार वाले को, बड़े आकार वाले को, बड़ा आकार वाला कौन है, Bi, तो सबसे जल्दी 5 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, Bi। अगर ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं इसका क्वेश्चन को ऐसे करूँ, कौन जल्दी से 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नाइट्रोजन आसानी से 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि इसका आकार कैसा है, छोटा, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, देखो वर्ग में कहाँ चल रहे हैं, ऊपर से नीचे, वर्ग में अगर हम चल रहे हैं ऊपर से नीचे तो जाने पर परमाणु आकार बढ़ रहा है, परमाणु आकार बढ़ने के कारण आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दूर चला गया वो इलेक्ट्रॉन, आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, ऐसे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अंक, +5 ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब +5 ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व वर्ग में कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, सबसे जल्दी नीचे वाले को बनाना चाहिए, सबसे जल्दी नीचे वाला क्या करेगा, +5 बनाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जबकि बड़ा आकार इसका है, इसको जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कौन से आवर्त में, 6 में, और छठे आवर्त का मतलब कौन सा ब्लॉक आ गए, F ब्लॉक, F ब्लॉक के तत्व आ गए, छठे आवर्त में आते हैं F ब्लॉक के तत्व। अब छठे आवर्त में F ब्लॉक के तत्व आ गए तो होगा क्या, देखो देखो एक बात समझो, अगर मैं बात करूँ आवर्त सारणी को स्टार्टिंग से बनाते हैं, जल्दी से बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, कैसे,
इधर कौन आता है हाइड्रोजन एक, इधर कौन आता है हीलियम, कितना आ गया यहाँ पे 2। हाइड्रोजन हीलियम पहले आवर्त में 2 ही आते हैं, यहाँ पे कौन आएगा लिथियम 3 आ गए, यहाँ पे कितना आएगा 4, कौन आएगा यहाँ पर बेरिलियम, ठीक है 3 4। अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, देखो 5 6 7, यहाँ पे कौन सा आ गया 5 आ गया, यहाँ कौन सा आएगा ऑक्सीजन 6, यहाँ कौन आएगा फ्लोरीन, एक सेकेंड 3 हो गया 4 हो गया, तो 5 6 और ये कौन सा है 7, ये कौन सा है 8, ये 9 और यहाँ पर कौन आएगा 10, ये कौन आ गया नियोन। अब इसके बाद देखो नियोन यहाँ पर है 10, तो यहाँ पे कौन आएगा 11, डायरेक्ट करते हैं 11, यहाँ पे कौन आना है 18 18, ये हो गया हमारे पास कौन सा आवर थर्ड, ठीक है। ऐसे ही होता है, देखो 2 तत्व तो यहाँ आने हैं पहले और दूसरे में, और कुल यहाँ कितने आने हैं 6 आने हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर 3 तक कुल तत्व कितने आने हैं 8 आने हैं। तो हमने ऐसे ही तो किया है, कैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको देख लो 11 12 13 14 15 16 17 और ये क्या हो गया 18। कंटिन्यू करो, यहाँ कौन सा आएगा 19 19, यहाँ पे कौन सा आएगा 20, इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा डी ब्लॉक आ गया ना, क्योंकि चौथा आवर्त है, तो चौथे आवर्त में कहाँ से कहाँ तक 10 आते हैं टोटल, 21 से लेकर कहाँ तक आना है 30 तक। ऐसे ही होगा, शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमें कुछ और समझना है यहाँ पर। 21 से लेकर कहाँ तक आ गया 30 तक। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 21, तो यहाँ पे कौन सा आएगा नेक्स्ट 22, फिर ऐसे ही 100 ये हो जाएगा 30 के बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा 31, और कितने आने कुल 6 आने, तो ये कितना हो गया 36 के बाद स्टार्ट करो 37 38 39, कितने आने यहाँ पर कुल 10 आने हैं, यहाँ पे कुल तत्व कितने आने 10, तो 39 से लेके कहाँ तक आएगा 48, ठीक है। ऐसे ही होगा 39 के बाद यहाँ पे क्या आना है 40, स्टार्ट करो 49, अच्छा 49 से लेके कहाँ तक आएंगे, कुल कितने आने पी ब्लॉक में 6 तो आने, तो 49 50 50 51 52 53 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 54, फिर 55 56 57। अब रुक जाओ यहाँ पर, ये बताओ 57 के बाद कंटिन्यू करें तो क्या आना चाहिए 58 आना चाहिए ना। एक बार देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 21 के बाद क्या आ रहा है 22, 39 के बाद क्या आ रहा है 40, कंटिन्यू हो रहा है लगातार आ रहा है, तो 57 के बाद क्या आना चाहिए 58 आना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सारी कहानी किसकी है n बराबर 6, छठे आवर्त में आते ही कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, S तो अपना चल ही रहा है, B चल ही रहा है, 4 से D भी आ गया, कौन सा रह गया F ब्लॉक, तो छठे आवर्त में आते ही कौन सा ब्लॉक आ जाता है F ब्लॉक। तो 57 के बाद 58, जो 58 वाला तत्व है वो किस में नहीं आएगा, D ब्लॉक में नहीं आएगा, वो किस में आता है 58 से लेके 71, 58 से लेके 71 कितने होते हैं ये 14, 14 तत्व हैं। क्यों 14 क्यों आए, क्योंकि F में कितने होते हैं ऐसे 7 होते हैं, तो कितने आएंगे 14। तो होना क्या चाहिए था, बस हमें इतना समझना है, 21 के बाद 22, 39 के बाद 40, 57 के बाद क्या है 58, आना क्या चाहिए था 58, लेकिन नहीं आएगा। 58 से लेके 71 यहाँ तक के तत्व कहाँ चले गए, नीचे F ब्लॉक में, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग करो, 71 वाला भी गया नीचे, यहाँ पे क्या आएगा 72, और इसके बाद देखो 57 72 कुल कितने आने 10, तो यहाँ पे जब तुम काउंट करोगे तो कितना आएगा 80, फिर इसके बाद 81 और यहाँ तक कितना आ जाएगा 86। ऐसे ही सेम नीचे आता है, कर लेते हैं 87 88 89 के बाद क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ गया F ब्लॉक। 90 से लेके कहाँ तक कुल कितने आने 14 आने, तो 90 से लेके कितना 103 तक के तत्व कहाँ चले गए F ब्लॉक में। इससे क्या हो गया, अब यहाँ पर 103 के बाद कौन आना है 104 आएगा, 104 के बाद यहाँ पे कुल कितने आने, कुल आने 10 तत्व आने, 89 एक हो गया, 104 से लेके 112, फिर कंटिन्यू कर लो 113 114 5 6 7 और ये लास्ट में क्या आ जाएगा 118। ये अपना हो गया क्या आवर्त सारणी। इतना सब मैंने तुम्हें क्यों बताया है, देखो क्योंकि मैंने ये कहा था n बराबर 6, ये n बराबर 6 आ गया यहाँ पे, और 57 के बाद बीच में क्या आ गया गैप आ गया, कितने तत्वों का गैप आया है 14 तत्वों का। अब इसके बाद हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आ रहा है F ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। एक बात सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, अगर मैं कह रही हूँ कि बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसका मतलब तुम बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कह रही हूँ कि बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, होता भी 5 है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है,
प्रोटॉन कितने हैं, इस बोरोन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 5। ऐसे ही कार्बन का बताओ, कितना परमाणु क्रमांक, 6। कितने प्रोटॉन, 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6। तो हमें प्रोटॉन से काम है। अभी इसके पास 5 प्रोटॉन है, नाभिक में होंगे 5 प्रोटॉन, ये नाभिक में ना देते हैं, ये नाभिक है, तो कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। कितने आवेश आएगा, +5 आएगा। इसके पास बताओ एक आगे बढ़ गया ना, कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। इसी को मैं यहीं कर देती हूँ, ये चलो यहाँ कर देते हैं, इन सबको हटा दिया यहाँ से, ये बना दिया। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। कितना आवेश आएगा, +6। बताओ +5 से +6 आ रहे हैं, तो आवेश कितने से बढ़ा, ये +5 ये +6, आवेश कितने से बढ़ रहा है, 1 से। इसका मतलब ये हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, और आवेश भी, नाभिक का जो आवेश है प्लस आवेश, वो भी क्या होता जा रहा है। देखो पहले 5 थे, फिर 6 थे, फिर 7 थे, तो ये क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि ए ब्लॉक तत्व आ गए, और कितने आ गए, 14 तत्व आ गए। तो बताओ आकर्षण बल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ए ब्लॉक तत्वों के कारण, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आवेश भी बढ़ता जाता है। नाभिक में प्लस आवेश क्या हो रहा है, +5 से +6, इसमें कितना होगा, +7 +8, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर तो 14 तत्व और आ गए, 14 तत्व आ गए, तो आवेश भी क्या हो गया, नाभिक में जो आवेश था वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, एक सेकंड, प्रबल नाभिकीय आवेश, जो किसके कारण बढ़ा है, जो बढ़ा है ए ब्लॉक तत्वों के कारण। अब इससे क्या होगा, देखो इस आवेश के कारण क्या हो जाएगा, आवेश के कारण ये हो जाएगा, इसका विन्यास क्या था, NH2 क्यों 6 ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 6s2 6p3, ये लिखेंगे। कौन सा आवर्त, छठा, कौन सा ब्लॉक, ए ब्लॉक। और ए ब्लॉक के तत्वों के आते ही बताओ आवेश बढ़ा या नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। इतने ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं, प्रोटॉन का मतलब नाभिक में आवेश, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन, देखो ये 6s वाले 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने यहाँ पर, और ये कितने बना दिए यहाँ पर, 3। तो ये जो ए ब्लॉक तत्व हैं आवेश बढ़ा देते हैं, आकर्षण को बढ़ा देते हैं, प्रोटॉन बढ़ गए, तो ये जो 6s वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन किसके अंडर में आ गए, अभी ये आ गए किसके, नाभिक के। नाभिक में आवेश है, आकर्षण है, नाभिक के आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। कौन से, 6s वाले, क्योंकि 6s को किसने आकर्षित कर लिया, 6s को आकर्षित कर लिया किसने, नाभिक ने। नाभिक में कौन, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ से आए, प्रोटॉन तो पहले भी थे, प्रोटॉन ए ब्लॉक तत्वों के कारण क्या हो गए, बढ़ गए। तो इन ए ब्लॉक तत्वों के कारण ये जो ए ब्लॉक तत्व होते हैं वो 6s वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लिया इन्होंने, आकर्षित। अब ये कहाँ चले गए, नाभिक में चले नहीं गए, नाभिक के पास आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, सिर्फ ये रह गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं कि वर्ग में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए था, 5 इलेक्ट्रॉन दे देने चाहिए थे इसको सरलता से, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। इसका कारण क्या होता है, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। ए ब्लॉक तत्व लेंथेनॉइड होते हैं छठे में, 7वें में क्या होते हैं, एक्टिनॉइड। ए ब्लॉक तत्व या ऐसे बोल दो लेंथेनॉइड तत्वों के कारण आकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि वो 6s के इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देता। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 को हम क्या बोलते हैं, युग्म। तो ये बताओ युग्म बन गया 2 इलेक्ट्रॉन से, अब वो बाहर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। किसी से क्रिया करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे हो गए, अक्रिय। तो इसे क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। जो 6s वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका बाहर ना निकलना, किसी से क्रिया ना करना, उसे क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। और ये प्रभाव कहाँ पर आएगा, n = 6 में और n = 7 में। क्यों, इन दोनों में क्यों, क्योंकि ए ब्लॉक ही यहीं पर ही है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस एरो का मतलब है वर्ग में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व। अब बताओ क्या होगा, वर्ग में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए इसको, 5, क्योंकि भारितम कोश में कितने, 5 देगा, नहीं देगा, 5 तो नहीं देगा। ठीक है, तो कितने देगा सरलता से, 3 देगा। ठीक है, 3 दे देगा, तो किसका स्थायित्व बढ़ेगा, 3 वाले का। और 5 क्यों नहीं दे पा रहा, कौन से प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव
किसके कारण उत्पन्न हुआ? एयर ब्लॉक तत्वों के कारण। ठीक है, आप देखो इसके बाद इसी 6 क्वेश्चन से ही, इस टॉपिक से ही एक क्वेश्चन बनता है। एक तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर BI, ये लिखा हुआ है BiCl3, BI ने कितने बंध बनाए? 3। एक मैंने लिखा BiCl5, BI ने कितने बंध बनाए? 5। सॉल्व करते हैं इसको, एक सेकंड, बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। BI ने कितने बंध बनाए? 3 बनाए हैं। हाँ ठीक है, ऐसे BiCl3, यहाँ लिखा BiCl5। ठीक है, BI पे आवेश निकालो, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं? देखो, मुझे BI पे आवेश निकालना है, तो इसको हमने क्या मान लिया? X। आवेश निकालना है, X मान लिया, BI पर निकालना है, किस पे ज्ञात करते हैं? केंद्रीय परमाणु, तीनों Cl तो कहाँ होंगे? ऐसे तीनों Cl आ गए, सेंटर में कौन आएगा? BI आएगा, ऐसे ही तो होगा, सेंटर में BI आएगा, तो BI पर आवेश निकालना है, X मान लिया। एक Cl पे कितना आवेश होता है? फिर कल बाहर आई, कौन सा वर्ग है? 17 वर्ग है। एक Cl पे होता है -1, तो 3 पे कितना होगा? -3। और पूरे पे कितना आवेश है? इस पूरे पे कोई आवेश है क्या? नहीं है ना, कितना आएगा? 0। x इक्वल्स टू क्या हो गया? +3। इसको सॉल्व करो। x एक Cl पे कितना होता है? -1, तो 5 पे कितना आना है? -5 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। x इक्वल्स टू +5। एक BI पे हमें ज्ञात करना है, x कर लिया। एक Cl पे होता है -1, तो 1 पे -1, तो 5 पे कितना होगा? -5। पूरे पे कोई आवेश है क्या? नहीं है, तो कितना आएगा? 0। अब देखो यहाँ पर ये आवेश किस पर आया है? BI पर। ये वाला किस पर आया है? BI पर। बताओ BI अभी पढ़ा है हमने, ऐसे ही तो है। BI कौन से आवर्त में आ रहा है? BI n इक्वल्स टू कितने में आ रहा है? 6 में। तो बताओ क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को? 5 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या ये 5 बंध बना सकता है? नहीं बना सकता। ऐसे तो था 6s2 6p3, सिर्फ कितने बंध बनाएगा? 3 ही तो बनाएगा, अभी तो पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब BiCl3 कैसा है? स्थायी, और BiCl5 कैसा हो जाएगा? अस्थायी। ठीक है, स्थायित्व की बात करेंगे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा? BiCl3। आंसर क्या लिखेंगे इसका अगर ये क्वेश्चन आता है तो? BiCl3 में BI पर कितना आवेश? +3। BiCl5 में BI पे कितना आवेश? +5। अब क्योंकि हम जानते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण NS इलेक्ट्रॉन या 6s के इलेक्ट्रॉन क्रिया में भाग नहीं लेते, तो +3 वाले का स्थायित्व क्या होगा? ज़्यादा, और +5 वाले का स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन रह गए अपने। और भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि चैप्टर तो कंटिन्यू करना ही है, तो इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। एक बात बताओ, जब मैंने टॉपिक तुम्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम जो 12th क्लास का है उसमें चैप्टर अलग चल रहा है और हिंदी मीडियम वाले में चैप्टर अलग चल रहा है, तो अगर तुम डायरेक्ट वहाँ वीडियो देखते हो तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ना देखें जो वहाँ दूसरे चैप्टर इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, वहाँ कोई और चैप्टर चल रहा है, यहाँ P ब्लॉक चल रहा है, तो तुम P ब्लॉक चैप्टर ही देखो, तो तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट, ठीक है।